मनरेगा कानून था वो 100 दिन का था। अब ये कार्य जो हम एक्ट लेके आए उसमें 125 दिन का है। ये क्या है इसके पीछे? देखिए, ये मोदी सरकार की जुमलेबाजी है कि समाज का जो सबसे प्रमुख अंग है वो मजदूर वर्ग है। वो बुनियादी वर्ग है जो इस देश दुनिया की धन दौलत खड़ी करता है, पैदा करता है, खेत खलियानों से लेके सड़कें, इमारतें सब कुछ बनाता है, लेकिन आज उसी को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, चढ़ता हरियाणा न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह आज आपके बीच में लेकर आया हूं एक विशेष बातचीत, एक चर्चा। देश में मजदूर वर्ग के हालात और सरकार की नीतियां, हमारी सरकारों का मजदूरों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या नीतिगत रुख है। आज हम बातचीत करेंगे मजदूरों को संगठित करने वाले एक व्यक्ति अजय आशु से। आशु जी, आपका चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद साथी। आज हम बातचीत करना चाहते हैं आपसे कि आज जो हमारी संसद है उसके अंदर पिछले दिनों मजदूरों के जीवन से जुड़े जो विभिन्न कानून पेश किए गए उनके बारे में थोड़ा बातचीत करें। बताएं उनका मजदूरों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, उनके भविष्य पर खासकर। अपनी बात की शुरुआत मैं सबसे पहले भगत सिंह के कोटेशन से करना चाहूँगा। भगत सिंह ने कहा था कि समाज का जो सबसे प्रमुख अंग है वो मजदूर वर्ग है। वो बुनियादी वर्ग है जो इस देश दुनिया की धन दौलत खड़ी करता है, पैदा करता है, खेत खलियानों से लेके सड़कें, इमारतें सब कुछ बनाता है, लेकिन आज उसी को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। और हम लोग देख सकते हैं कि जो तमाम इस समय देश की संसद विधानसभाओं में जो मजदूरों पे हमले हो रहे हैं वो पिछले, अगर हम लोग 3 महीने 4 महीने देखें, वैसे तो कह सकते हैं कि पिछले 2014 में जब मोदी सत्तासीन हुए, ऐसा नहीं, उससे पहले की भी जो सरकारें थी वो पूंजीपति वर्ग की मैनेजिंग कमेटियां नहीं थी, लेकिन मोदी मुख्य तौर पर इस देश के अंदर जो पूंजीपतियों का गिरते मुनाफे की दर थी, जो लगातार एक मंदी का शिकार था पूरी अर्थव्यवस्था, उससे उभारने के लिए पूंजीपति वर्ग ने उनको सत्ता तक पहुंचाया था। और मुख्य तौर पे उनका मकसद यही था कि इस देश के मजदूरों के हक अधिकारों को छीना जाए ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा, इस देश के अंदर जो तमाम जल जंगल जमीन है, जो इस देश के प्राकृतिक संसाधन है, वो एकदम कौड़ियों के भाव इस देश के पूंजीपतियों को दिए जाएं। और आप देख सकते हैं पिछले अभी 6 महीने के अंदर तमाम देश के अंदर जो मजदूरों के हक अधिकार हैं उस पर एकदम खुलेआम डाकेजनी हो रही है। कोरोना के समय में जब देश के अंदर लॉकडाउन था, तब वहाँ लोकसभा के अंदर 4 लेबर कोड लेके आए, और उस समय भी किसी तरीके की ट्रेड यूनियनों से, मजदूर संगठनों से कोई चर्चा नहीं हुई। और अभी जो आज और कल लोकसभा में पिछले 2-3 दिनों से जो देश के लगभग 12 से 13 करोड़ मनरेगा के मजदूर हैं उन पर एक बड़ा हमला किया है। 2005 के अंदर जो मनरेगा कानून बना था वो भी एक महिला संघर्ष आंदोलन की वजह से बना था। जाहिर तौर पे उस मनरेगा कानून की भी अपनी कमियां खामियां थी। एक आधा अधूरा कानून था जो सिर्फ 100 दिन के रोजगार की बात करता था, लेकिन पहली बार 75 साल की आज़ादी में ये पहली बार एक ऐसा कानून बना था जिसने रोजगार की गारंटी को माना था, जिसने कहा था कि अगर हम लोग रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, और ये एक मांग आधारित कानून था। आज सरकार ने अभी लोकसभा में कल वो पास हो गया, तमाम मतलब विरोध प्रदर्शन होता रहा, उसके बावजूद उन्होंने एक तरफा उसको पास करा लिया। सुबह 11-12 बजे राज्यसभा में उस पर डिबेट चल रही है, तमाम मजदूर संगठन उस पर प्रदर्शन कर रहे हैं, गांव-गांव में मजदूर, मनरेगा मजदूर उसके विधेयक की होलियां जला रहे हैं, लेकिन सरकार एकदम तानाशाह तरीके से मजदूर विरोधी कानूनों को लागू कर रही है। और इसके लिए हमें लगता है कि आज देश के मजदूरों, ये ग्रामीण मजदूरों और शहरी औद्योगिक मजदूरों पर एक बड़ा हमला है। इसके खिलाफ सड़कों पे उतरना होगा, एक अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ जाना होगा।
ये एक प्रतिरोध का रास्ता बनता है। आपने जैसे कि बताया कि पिछले दिनों खास तौर पर दो बिल की आपने चर्चा की। एक तो जो पिछले श्रम कानून थे उनको समाप्त करके जो 4 लेबर कोड बनाए गए, एक तो उसको आप एक मजदूर वर्ग पर बड़ा हमला देखते हैं। दूसरा जो मनरेगा कानून के अंदर अब जो नया एक्ट लेके आए जो मनरेगा की जगह लेगा, उसके अंदर जो मजदूरों पर हमला छुपा हुआ है, इसको थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप बातचीत करते हैं कि जैसे आपने जिक्र किया कि हम मनरेगा कानून से ही शुरू करते हैं। तो जो मनरेगा कानून बताया आपने, जो खास तौर पर नए कानून है, जो उसका नाम भी जो वीबी जी राम जी कुछ इस तरीके से नाम बताया है, और इसमें मतलब इसके प्रतिगामी असर क्या है, सबसे घातक मजदूरों पर क्या असर पड़ेगा इस कानून का? इसका सबसे जो खतरनाक असर है कि मनरेगा अपने आप में एक एक्ट था जो मांग आधारित था। अब वो मांग आधारित एक्ट नहीं रह गया, अब वो एक योजना स्कीम बन गई है। स्कीम बनने का मतलब यह है कि सरकार अपनी तमाम जवाबदेही से पल्ला झाड़ लिया है और सीधे तौर पर सरकार का ये है इसके अंदर कि ये बजट आधारित एक स्कीम होगी। अगर सरकार के पास बजट होगा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार देने की योजना 125 दिन के रोजगार की जो ये बात कर रहे हैं वो चलेगा। अगर बजट नहीं होगा तो मजदूर उसके लिए कोई बेरोजगारी भत्ते के पात्र नहीं होंगे, वो इसके लिए कोई आवाज नहीं उठा सकते। तो पहले का जो कानून था उसके मुकाबले साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि जो मांग आधारित या अधिकार आधारित कानून था मनरेगा एक्ट, और अगर 15 दिन में काम नहीं देते तो बेरोजगारी भत्ता मिलता था। महीने काम नहीं मिलेगा तो फिर 25%, फिर 6 महीने काम नहीं मिलेगा 50%, पूरे साल काम नहीं मिलेगा 100% बेरोजगारी भत्ते का उसके अंदर धारा 7 मनरेगा एक्ट की ये कहती थी, 1 2 जो 7 ABC। अब उसमें एकदम सीधे तौर पर ये बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ बजट आधारित होगा। और उस बजट का भी सबसे बड़ा खेल ये है कि पहले का जो बजट था, जो वेज थी, वो केंद्र सरकार देती थी। अब इसको 60-40 के रेशो में बांट दिया है, 60-40 के रेशो में बांट दिया है। 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। दूसरा, केंद्र सरकार के पास ये पावर है कि वो नोटिफाइड करेगी, अधिसूचित करेगी कि ये किस राज्य में होगा, किस इलाके में होगा, किस गांव में होगी ये योजना। तो आप समझ सकते हैं अगर केंद्र में अभी जैसे भाजपा की सरकार है और चुनाव का माहौल है तो वो अपने हिसाब से उन राज्यों को ज्यादा प्रेफर करेगी जहां पर भाजपा शासित सरकारें हैं, उनको ज्यादा लाभ पहुंचाएगी। जिनका उनके पॉलिटिकल अपोजिशन होंगे उस राज्य के अंदर वो अधिसूचना करके कहेगी कि यहाँ पे अभी काम की जरूरत नहीं है। तो ये सीधे तौर पर ये कह सकते हैं मोदी सरकार का एक पूरा तौर पे। और दूसरा, पहले जो काम की योजना बनती थी वो ग्राम लेवल पे, पंचायत लेवल पे, BDPO कार्यालय, नहर विभाग, इसके द्वारा काम जनरेट किया जाता था, मजदूर अपनी डिमांड रखते थे। अब ये पूरी जो काम की कह सकते हैं प्लानिंग बनेगी, उसको एक नाम दिया इन्होंने, वो सीधे दिल्ली में मॉनिटरिंग होके बनेगी, टेक्नोलॉजी आधारित होगी। तो यानी कि जमीनी स्तर पे कितने काम की जरूरत है, कितने लोगों को काम चाहिए, इसकी जरूरत को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। वो पूरी तरीके से मोदी सरकार केंद्र द्वारा वो योजना लाई जाएगी। तो ये हमें लगता है ये एक मजदूरों पर एक बड़ा हमला है और मजदूरों के साथ सीधे तौर पर उनके हक अधिकारों को छीनने का काम किया है। 12 करोड़ से ज़्यादा मनरेगा मजदूर इस समय आजीविका के एक संकट, क्योंकि मनरेगा योजना कहीं ना कहीं पिछले उसकी तमाम कमियां खामियों के बावजूद ग्रामीण मजदूरों को एक मोल भाव की ताकत देता था। और उस पे हम लोग आगे बातचीत कर सकते हैं कि उसके अब क्या नुकसान हो सकते हैं। आपने जो बताया कि ये इसमें समझा कि जो मतलब पहले ये था कि कोई भी मनरेगा में अपना पंजीकरण करवा कर जॉब कार्ड हासिल करके वो ये मांग सकता था अभी इस तिथि से इस तिथि तक मुझे काम दिया जाए, और उसके लिए कानूनी बाध्यता थी, उसको काम दिया जाता। अब नए कानून में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं होगा, मतलब कोई मांग नहीं होगी, हाँ, ऊपर से तय होगा, भाई केंद्र सरकार नहीं, तय अगर करेगी। जैसे वो मांग होगी भी और सरकार का बजट खत्म हो गया हाँ, तो सरकार उसके लिए फिर बाध्यकारी नहीं है कि वो उसको काम दे या बेरोजगार, वो कह सकती है सीधे तौर पे बजट खत्म हो गया है। दूसरा,
60% केंद्र का अपना जो बजट है वो पहले से ही निर्धारित है, मतलब रिवाइज बजट या उस तरीके से का बजट नहीं है वो। राज्य के ऊपर जो बजट पड़ेगा 40%, आप जानते हैं ज़्यादातर राज्य इस समय कर्जे में है, तो राज्य के लिए ऐसी योजना चलाना अपने आप में एक मुश्किल काम है। तो अपना केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए राज्य पे छोड़ दिया है। हम लोगों की तो सीधे तौर पे मांग है कि जब केंद्र की ये योजना थी तो केंद्र सरकार का ही बजट होना चाहिए था। अभी हुआ यह है कि नियंत्रण तो ज़्यादा केंद्र सरकार के पास है, योजना को चलाना कैसे है, और बजट का ज़्यादा भार राज्यों पे डाल दिया है। मतलब पहले का जो बजट का सिस्टम था वो ये था कि 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकारें। अब इसको 60 और 40 कर दिया, और राज्यों की इतनी वित्तीय स्थिति नहीं होगी कि वो इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। मतलब एक प्रकार से इस कानून को धीरे धीरे अव्यवहारिक या उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पर नहीं लागू होगा, ये कहीं पर सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात और बताओ जी, मनरेगा से जुड़ी जो खास तौर पर ये चर्चा विमर्शा है कि जो जिस ढंग से मतलब एक तरफ से तो सरकार ये दावे कर रही है कि भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, या भारत में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, 5वीं तो क्या, और मतलब देश में कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार के विकास हो रहे हैं, राजस्व हो रहा है, अमीर हैं, कोई दिक्कत नहीं है पैसे की। दूसरी तरफ जो मजदूरों के लिए जो थोड़े बहुत लाभ थे उनको भी सिकोड़ा जा रहा है। इसके पीछे मतलब सरकार के इसके पीछे की कहानी क्या है, पर्दे के पीछे की? मतलब सरकार किन दबावों में मतलब मजदूरों को मिलने वाली चीजें, उनके निवाले या उनको जो थोड़ी बहुत गरीबों को राहत मिलती थी उसको खत्म कर रही है? इसके पीछे क्या कारण मानते हो आप? देखिए, इसके पीछे का कारण तो यही है कि असल में मोदी सरकार के पीछे जो उनके आका खड़े हैं इस देश के बड़े पूंजीपति, और उन्होंने जब चुनाव में मोदी सरकार के लिए पैसा खर्च किया है तो जाहिरा तौर पे जो गाड़ी में तेल डालेगा वही गाड़ी को ड्राइव करेगा, चाहे उसका ड्राइवर मोदी बैठे या कोई राहुल बैठे। असल हमें ये समझने की ज़रूरत है, तेल अगर अंबानी अदानी ने डाल दिया है गाड़ी में तो स्टीयरिंग के लिए वो किसी को भी ड्राइवर बना सकते हैं। तो असल में मुद्दा यही है, इस समय देश के अंदर जो पूंजीपतियों के मुनाफे की दर गिर रही है लगातार, औसत मुनाफे की दर लगातार गिर रही है, उन मंदी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में उनको अपनी कॉस्ट कम करनी है, कॉस्ट मार्केट लेवल पे अगर उन्हें कम्पीट करना है तो उनको वेज कट करनी है। वेज कट करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो पहले के बने हुए श्रम कानून है उनको ख़त्म करना है, क्योंकि ये मज़दूरों के तमाम आंदोलनों से, संघर्षों से मिले हुए कानून थे। 8 घंटे का काम का कानून हो, न्यूनतम मजदूरी हो, ये तमाम जो कानून थे वो मजदूरों ने हक अधिकार संघर्ष से लिए थे। अब इनको ख़त्म करके मजदूरों को पूरी तरीके से आधुनिक गुलाम बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको निचोड़ा जा सके, उनसे मुनाफा कमाया जा सके। यही मुख्य तौर पर इसके पर्दे के पीछे की सच्चाई है। और मनरेगा के अंदर भी ये है, क्योंकि जो इस देश के अंदर धनी किसानों की लॉबी है, ग्रामीण इलाकों में अगर आप देखेंगे तो शरद पवार ने आज से 7-8 साल पहले चिट्ठी लिखी संसदीय कमेटी को सुझाव के तौर पर कि जो खेती का पीक सीजन होता है उसके अंदर मनरेगा का काम बंद कर दिया जाए। इससे धनी किसानों को दिक्कत होती है, मजदूर नहीं मिलते हैं। आप जानते हैं कि शरद पवार बहुत बड़े वहाँ के कोऑपरेटिव उसका रहा है, जो शुगर मिल है उनके कोऑपरेटिव का बड़ा वो रहा है। तो असल में और ऐसे क्षेत्रीय दल ज़्यादातर वो धनी किसानों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी ये मांग रही थी कि किस तरीके से जो गांव के अंदर मनरेगा ने कहीं ना कहीं मजदूरों की एक बार्गेनिंग पावर बनाई है, मतलब मोल भाव की ताकत बढ़ाई है उनको। अब जैसे हरियाणा में आप देख सकते हैं, जब खेती का अगर सीजन है और खेत के अंदर 400 रुपये 300 रुपये मजदूरी होगी, तो मनरेगा के अंदर भी 400 रुपये मजदूरी है, तो मजदूर अपना मोल भाव कहेगा कि मैं मनरेगा में चला जाऊंगा, मैं धनी किसान या जो फार्मर है उसके पास खेती नहीं करूंगा। अब इसको धनी किसानों को, जो कह सकते हैं ग्रामीण पूंजीपति है, उसको लाभ देने के लिए 60 दिन का कैप लगा दिया है। 60 दिन, और इसको भी उपलब्धि बता रही है मोदी सरकार। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं अपने आप में कोई ऐसी योजना जिसमें ये उपलब्धि बताई जाए कि हम 60 दिन काम बंद रखेंगे, ये कोई उपलब्धि नहीं होती है ना। ये तो रोजगार गारंटी की बात है। तो 60 दिन अगर आप बंद कर रहे हैं तो आप ये पक्का मतलब वो थोड़ी कर रहे हैं कि इनको मिनिमम वेज या एक वेज के हिसाब से, या तो खेती और मजदूरों के पूरे देश के अंदर श्रम कानून हो कि भाई खेती और मजदूर भी इन श्रम कानूनों के तहत
काम करेंगे, तब आप कह सकते हैं मनरेगा के बाद अगर वो कहीं पर भी फ्री मार्केट में काम करते हैं, कहीं लेबर करते हैं, तो उनको एक न्यूनतम मजदूरी सोशल सिक्योरिटी मिलती है। वो कुछ नहीं होगा, आपने पूंजीपतियों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध कराने के लिए 60 दिन की पाबंदी कर दी ताकि वो जाके उनके पास खटे। आपके कहने का जो सारांश है वो ये है कि जो देश के कारपोरेट घराने हैं उनके दबाव में सरकार ऐसे कदम उठा रही है। और पिछले दिनों लगातार कारपोरेट हाउस सरकार को कह रहे थे आप मनरेगा का बजट घटाइए या इस योजना को करिए, और कहीं ना कहीं इस योजना से जो ग्रामीणों का एक प्रकार से गांव से पलायन था वो भी रुका है। और इसका असर ये भी है कि वह फैक्ट्रियों के लिए मतलब सस्ते मजदूर मिले हमें शहरों में, मतलब मजदूरों की जो है ना एक प्रकार की जो दिहाड़ी का है उसको कम किया जाए। मतलब लोगों को एक मतलब ये कह सकते हैं कि मजदूरों को आर्थिक तौर पर मतलब पंगु बनाया जाए, दूसरे के निर्भर किया जाए। इसका एक तो बड़ा ये है इसके पीछे। अच्छा, दूसरी बात इसको थोड़ा मैं और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो बहुत गरीब राज्य भी हैं खास तौर पर, मतलब उनमें जो भी मनरेगा के लाभ दिखाई दिए थे उन पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा। तो इसका भविष्य में मजदूर वर्ग की हालात किस दिशा में जाएगी, या जो आज मतलब एक प्रकार से देश की जो यह धन दौलत है जो संपत्तियां हैं देश की पूरे पैमाने पर, इसका जो वितरण है या जो भविष्य में जो सरकार की नीतियां हैं, इससे मजदूरों का हालात कैसी होगी और एक सामाजिक पूरी का पूरा चित्र कैसा होगा समाज व्यवस्था का, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं आप। देखिए, इसके लिए तो हम लोग जो भगत सिंह ने कोटेशन से ही फिर एक बार बात कर सकते हैं कि ये जो भयानक असमानता और जबरदस्ती लादा गया भेदभाव है, ये समाज को एक बहुत बड़े ज्वालामुखी की ओर लेके जा रहा है। अभी देश के अंदर एक असमानता की रिपोर्ट आई है जो बताती है कि देश के 1% लोगों पे इस देश की 40% संपदा है। 10% लोगों के पास 65% संपत्ति है इस समय। देश के अंदर जो मजदूर मेहनत करने वाले काम कर रहे हैं, कोरोना काल के बाद जब एक रिपोर्ट जारी की गई उसमें ये बताया 90% मजदूर पुरुष मजदूर ऐसे हैं जो 10,000 से नीचे वेज पे काम कर रहे हैं। लगभग 92% महिलाएं हैं जो 10,000 के अंडर ही काम कर रहे हैं, 10,000 तक ही वेतन मिल पा रहा है। तो भारत की बहुत बड़ी आबादी जो असंगठित क्षेत्रों में, अनौपचारिक क्षेत्रों में लगी हुई मजदूर आबादी है, वो बेहद 8,000, 9,000, 10,000 में काम करने के लिए मजबूर है। कह सकते हैं पूरा एक दुख दर्द निराशा का पूरा समुद्र है जिसपे कुछ अय्याशी के टापू खड़े हैं। अदानी अंबानी के तमाम एंटीला जो खड़े हैं वो मेहनतकश लोगों की लूट, मेहनतकश लोगों के श्रम का दोहन करके खड़े किए गए हैं। इसलिए हम लोगों को लगता है जो ये असमानता बढ़ रही है लगातार, जाहिरा तौर पर हम लोग मानते हैं ये पूरा एक वर्ग संघर्ष है समाज के अंदर। और ये जो भगत सिंह की एक समझदारी थी, सोच थी कि भाई ये जो भयानक असमानता, जबरदस्ती लादा गया भेदभाव है, ये समाज को एक ज्वालामुखी की ओर लेके जाएगा। और वो ज्वालामुखी का मतलब यही है भगत सिंह का भी कि वो एक मजदूर क्रांति, एक सामाजिक परिवर्तन की ओर लेके जाएगा। इसके अंदर एक जो मनरेगा के अंदर क्योंकि सरकार के क्योंकि बहुत सारी जगह आज पूरा गोदी मीडिया का जमाना है, 4 लेबर कोड के भी आप लोगों ने देखा होगा जिस दिन अधिसूचना इसकी 21 नवंबर को हुई, उसके बाद पूरे मीडिया के अंदर इसकी इतनी बढ़ाई दिखाने लगी। आज तक कभी गोदी मीडिया ने कभी मजदूरों के हक अधिकारों के बारे में नहीं बताया। उसमें यूं बताने लगे कि 1 साल में अब ग्रेजुटी मिलेगी, सबको पक्का अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, 7 तारीख को सैलरी आ जाएगी। पहले वाले श्रम कानूनों में भी लगभग ये सारी चीजें थी, लेकिन लागू कहीं नहीं होती थी पहले वाले श्रम कानून, लेकिन उसके लिए लेबर कोड था। अब क्या कर दिया, वो लेबर कोड ही खत्म कर दिया, फैसिलिटेटर ले आए। पहले रेगुलेटर था, रेगुलेट करती थी, लेबर ऑफिस थे, लेबर इंस्पेक्टर थे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर था। अब उसकी जगह फैसिलिटेटर आ गए, वो सुझाव देंगे, राय देंगे। जो फैक्ट्री मालिक है वो क्या करेगा, वो खुद ही बता देगा कि सब कुछ चंगा है जी। मनरेगा कानून था वो 100 दिन का था, अब ये कार्य जो हम एक्ट लेके उसमें 125 दिन का है। ये क्या है इसके पीछे? देखिए, ये मोदी सरकार की जुमलेबाजी है। जिस तरीके से वो 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, उसी तरीके की जुमलेबाजी ये है कि हम 125 दिन रोजगार देंगे। पिछले लगभग 11-12 सालों से मोदी सरकार है, केंद्र के अंदर इनको मनरेगा योजना लानी थी। मनरेगा को 100 दिन के रोजगार की जिम्मेदारी इनके पास थी। पिछले 5 साल का हम लोग अगर देखें डाटा,
2020 से लेके 25 तक जो एवरेज 100 दिन के रोजगार की गारंटी का कानून है उसमें इन्होंने औसत 50 दिन रोजगार दिया है। मतलब सिर्फ 50 दिन दिया, बाकी तो उसमें भी नहीं दिया, पूरा तो लागू भी नहीं किया। लागू नहीं किया। दूसरी इनकी मक्कारी बेईमानी क्या है कि ये बजट जो बनाते हैं अभी 2024-25 वाला जो बजट है 25-26 वाला 86,000 करोड़ का बजट है। देश के अंदर टोटल मनरेगा के मजदूर हैं 12 करोड़। 12 करोड़ मजदूरों पर अगर 86,000 करोड़ खर्च करते हैं, सरकार तो यही एस्टिमेट करेगी कि भाई 12 करोड़ मजदूर हैं, अगर ये 100 के 100 दिन रोजगार लेंगे तो हम बजट उस हिसाब से बनाएं। तो ये बजट कितना बनता है आप, ये बनता है सिर्फ 29 से 30 दिन तक का बजट। यानी सरकार बजट ही पहली बात तो इतनी कटौती करके देती है कि वो 100 दिन के रोजगार दे ही नहीं सकता। दूसरा, पूरे देश के अंदर अभी जो मैंने आपको बताया पिछले 5 सालों के अंदर 50 दिन का औसत है जहां पर मजदूरों को काम मिला है। 7% ऐसे मजदूर हैं जिनको 100 दिन रोजगार मिला है। 7% ऐसे मतलब जो 93% ऐसे परिवार हैं जिनको अभी तक पूरे 100 दिन काम नहीं दिया सरकारों ने। हाँ। इससे भी ये पता चलता है कि कितने गंभीर थे मजदूरों को रोजगार देने के सवाल पे। हरियाणा के अंदर ही अभी संसद में पीछे सवाल पूछा है अम्बाला के सांसद ने, वरुण चौधरी ने। उसके जवाब में जो कमलेश पासवान है कृषि राज्य मंत्री, उनका जवाब ये था कि 8 लाख परिवार है, 8 लाख मजदूर हैं हरियाणा के अंदर जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं। उन्होंने पूछा इन 8 लाख में से कितने मजदूरों को पूरे 100 दिन रोजगार मिला है। 8 लाख में से सिर्फ 2100 मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मिला है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं ये इनकी सच्चाई है। तो 125 दिन, पहली बात तो इनके पास ये ना तो बजट बनाने वाले, असल में इनको ये पूरा मनरेगा एक्ट ख़त्म करके पक्के रोजगार की गारंटी का रहा सहा कानून ख़त्म करना था। 125 दिन आप अगले 6 महीने बाद, साल बाद आप फिर कहीं जाके किसी भी गांव में फैक्ट फाइंडिंग कर लीजिए, भी कहीं पर भी जहां से ये योजना लागू होती है वहां RTI डाल के पता कर सकते हैं कि ये योजना के 6 महीने बाद, साल बाद भी, मैं बता रहा हूँ 50% मजदूरों को से भी ये औसत और नीचे जाने वाला है। जो पहले 50% मजदूरों को काम मिल जाता था, 50 दिन का काम मिल जाता था, वो औसत भी और नीचे जाएगा। कुछ इस तरह के भी तो खतरे बताए गए जी, जैसे नई टेक्नोलॉजी के नाम पर आपने ये डॉक्यूमेंट देने हैं, आपको इधर इधर से अपडेट करानी है चीज़ें, उसमें बहुत से मजदूरों के तो जॉब कार्ड ही खत्म कर दिए जाएंगे। हाँ, वो तो पिछले 1.5-2 साल से ये लगातार आधार आधारित पेमेंट का इन्होंने लेके आए, हाजिरी के लिए जो लेके आए थे ऐप, और साथ में अभी पूरा बायोमेट्रिक तरीके से हाजिरी लगेगी। दूसरा, आधार आधारित पेमेंट होगा। और आप और हम लोग जानते हैं ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे मजदूर हैं, ऐसे डिजिटलकरण के कारण बहुत सारी मजदूर आबादी छट जाती है ना। पहली बात तो जैसे नहरों पे, हरियाणा में तो फिर भी एक नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क का कह सकते हैं थोड़ा तंत्र है। आप ऐसे दूर दराज इलाकों में जहाँ पे नेटवर्क नहीं है और ऑनलाइन या उससे अटेंडेंस लगेगी बायोमेट्रिक से, वहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, उसकी दिक्कत है, तो मजदूर पूरे दिन काम कर लेगा, उनकी हाजिरी ही नहीं लगेगी। तो ये तमाम जो डिजिटलकरण के नाम पर ये तमाम चीज़ें जो मजदूरों पे थोपी जा रही हैं, खासकर एकदम सबसे हाशिए पे खड़े मजदूर हैं, ग्रामीण मजदूर हैं, उनके लिए ये डिजिटलकरण ज़्यादा नुकसानदायक होगा। एक और थोड़ा इसमें जानना चाहेंगे जी, जो ये मनरेगा कानून आया जब, उसका जो एक प्रकार का अनुभव रहा पूरे देश के सतर पर, जो जैसा भी ये जब सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं थी, ये तो पूरी बातचीत में निकल के आ गया, बस सरकारें ईमानदार नहीं थी मजदूरों को रोजगार देने पर। फिर भी जैसा भी तमाम सीमाओं के बावजूद ये लागू हुआ, तो उसके क्या सामाजिक प्रभाव पड़े, क्या लाभ हुए, किस तरह का ये लागू हुआ, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं। देखिए, 2 तरीके के हैं इसके अंदर दृष्टिकोण। एक बात तो ये सही है कि इसके कानून को बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों की महिलाओं का संघर्ष, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम जगह पे मजदूरों ने, महिलाओं ने संघर्ष किया कि भाई उनको गांव के अंदर रोजगार मिलना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से खेती के अंदर लगातार मशीनीकरण हो रहा है, खेती के सीजन में रोजगार नहीं मिलता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार की लगातार संकट बढ़ता जा रहा था। तो एक तो ये मांग थी नीचे से कि
जो पलायन होता है वो ज़्यादातर पुरुषों का ही होता है। महिलाएं फिर भी गांव देहात में ही रह जाती थी, तो उनकी एक मांग थी कि उनको रोजगार चाहिए। दूसरा, उस समय के जो पूंजीपति वर्ग थे उनके लिए एक समस्या ये थी कि अगर ये पलायन और तेजी से बढ़ेगा औद्योगिक क्षेत्रों में, तो वहाँ पर एक सोशल अनरेस्ट, एक आक्रोश का माहौल होगा, ज़्यादा आबादी शहरों की तरफ आ जाएगी। इसलिए भी एक मनरेगा योजना, एक तो रूलिंग क्लास की भी अपनी ज़रूरत थी कि मनरेगा जैसी योजना लाएं कि गांव के अंदर पलायन को रोका जा सके, एक डिमांड गांव के अंदर पैदा की जा सके, इसके लिए एक वेलफेयर स्कीम लाई जा सके। लेकिन उसके नीचे एक जन आंदोलन की भी अपनी एक भूमिका थी। मुख्य तौर पे तो मनरेगा को हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग मानते हैं मनरेगा की तर्ज पे एक शहरी और ग्रामीण जो बेरोजगार आबादी है, जो भी पूरे देश के अंदर रोजगार लायक लोग हैं, उनके लिए पक्की रोजगार की गारंटी का कानून आना चाहिए। रोजगार की गारंटी के नाम पर ये नहीं होना चाहिए 100 दिन का रोजगार। ये भी अपने आप में एक आधा अधूरा कानून है, ये भी अपने आप में एक मजाक है, क्योंकि रोजगार का मतलब होता है रोज मिलने वाली पगार, रोज मिलने वाला काम। 365 दिन का अगर साल है तो साल भर काम मिलना चाहिए। सरकार को हम वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, तो हमारी भी ज़ाहिरा तौर पे हक अधिकार बनता है कि हम उससे रोजगार के हक अधिकार के लिए मांगे, संघर्ष करें। अभी थोड़ा इस तरह से एक बात और देख सकते हैं, कई बार चर्चा होती है ना कि जैसे ये मानते थे भाई पिछले दौर में किसान आंदोलन हुए, भाई किसान सरकार से नाराज हैं, और जो मजदूर है ना वो सरकार से खुश हैं, जैसे भाई मतलब ये सरकार मजदूरों की तेजी है। और इसको थोड़ा इस ढंग से भी सरकारों ने इस्तेमाल करा, जैसे जाति के नाम पर सरकार बांटती है अच्छे ढंग से, खासकर हिंदी पट्टी के क्षेत्र में, जैसे भाई ओबीसी है, एससी है, माइनॉरिटी, ये तो बड़ा हिस्सा मजदूर वर्ग का ही है जो ये इन जातियों में हैं जो लोग। तो अगर इस तरह से देखा जाओ ना भाई, सरकार ओबीसी का या मजदूर वर्ग का बड़ा लाभ कर रही है। और आपने देखा भी होगा जैसे राज्यों में एक लाभार्थी योजनाएं, हाँ योजनाएं भी क्या, एक लाभार्थी आधार खड़ा करेगा वोट बैंक की नज़र से। बस जैसे इलेक्शन के टाइम पर आपको कुछ नकद धनराशि दे दी, या कंटिन्यू आपको एक बड़े पैमाने पर लोगों को बीपीएल में राशन दिया गया, या आपको और लाभ दिए गए किसी प्रकार से, जो सरकार के जो लाभार्थी खड़ा किया जा रहा है एक प्रकार से, इसका जो मजदूरों पर भी असर हो रहा है जो है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, हम लोग तो इसको एकदम मानते हैं कि ये पूरी तरीके से जनता को आश्रित करने वाली, एक कह सकते हैं भिक्षा प्रवृत्ति पैदा करने वाली पूरी योजना है। और ये असल में कहीं ना कहीं दूरगामी तौर पर जनता की चेतना को भी कुंद करता है। और दूसरे बड़े पैमाने पे ये देखा गया है कि जो लोगों की, असल में ये चुनाव के समय की स्कीमें होती हैं। और आप देखिए हरियाणा के अंदर हम लोग पिछले 6 महीने से काम मांग रहे हैं। कलायत ब्लॉक के अंदर हम लोग कैथल में काम कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से मनरेगा का काम मांग रहे हैं कि भाई हमें काम मिलना चाहिए, काम के बदले हमें हमारा जो दाम मिलता है यानी मजदूरी मिलनी चाहिए। सरकार मनरेगा के लिए बजट नहीं दे रही, गांव के अंदर काम नहीं करा रही, लेकिन सरकार लाडली योजना के 2100 रुपये दे रही है, वो भी कुछ ही % महिलाओं को देती है। बिहार इलेक्शन का एक बड़ा जो बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र चुनाव के भी अंदर अगर आप देखेंगे तो जो बड़ा की फैक्टर रहा है उसमें कहीं ना कहीं लाडो योजना जो हरियाणा में शुरू की, या जो 10,000 रुपये वहाँ पर दिए गए रोजगार के नाम पे, वो असल में योजना पूरी तरीके से कह सकते हैं मजदूर वर्ग, आम मेहनतकश आबादी को वोट बैंक बनाने के लिए है। हम लोग मानते हैं कि हम लोगों को रोजगार के हक के लिए लड़ना चाहिए। ये 10,000 वाली स्कीमें, ये पूरी जो स्कीमें हैं, ये असल में मेहनतकश जनता को उसके हक अधिकार आंदोलन से उसकी राजनीतिक चेतना को कुंदी करते हैं। इसको थोड़ा मैं ये भी, जैसे अभी आपके पास ऐसे बहुत से उदाहरण होंगे जिन लोगों ने काम कर दिया और उनकी पेमेंट नहीं आ रही। आज भी आपके पास ऐसे बहुत से केस होंगे, या जिन्होंने काम मांगे उनको काम नहीं मिला। ऐसी भी हालात आप कुछ उदाहरण बता सकते हो? हाँ, देखिए हरियाणा के अंदर मनरेगा के तहत में जो मजदूर हैं उनके तो 15 दिन में भुगतान का वो है, क्योंकि उसके बाद कर्मचारियों अधिकारियों के उस पर तनख्वाहों में से ही वो लिया जाएगा। तो मजदूरों की ज़्यादातर पेमेंट हुई है, लेकिन पिछले 6 महीने से हरियाणा में काम नहीं चल रहा है। लगभग अगस्त से तो काम एकदम बंद। ये भी एक्ट का उल्लंघन है देखा जाए तो। ये भी एक्ट का उल्लंघन था। और हम लोग पिछले 1 महीने से लगातार, अब 21 नवंबर को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया। पानीपत, उचाना, फतेहाबाद, कलायत, कैथल, कुरुक्षेत्र,
हिसार, सारी जगह मजदूरों ने, और वो भी 2-2, 3-3 हज़ार मजदूरों की रैलियां हुई। मजदूरों ने आंदोलन किए, भाई हमें काम दिया जाए। मतलब 6-6 महीने डिमांड लगाए हुए, जबकि रूल ये है कि भाई 15 दिन अगर डिमांड लगाए हुए हो गए तो बेरोजगारी भत्ते का आप पात्रता रखते हैं, आप बेरोजगारी भत्ता। कहीं पर भी हरियाणा के अंदर बेरोजगारी भत्ते की एप्लीकेशन भी नहीं ली गई। जो काम की डिमांड थी उस पर कोई काम भी नहीं दिया गया। गांव के अंदर भी जो काम निकाला जा सकता वो भी काम नहीं निकला, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है राज्यों को, जो खासकर भाजपा शासित राज्य थे, उनको ये पहले ही पता था कि ये एक्ट खत्म करेंगे अगले शीतकालीन सत्र में, तो उन्होंने भी कोई रुचि नहीं दिखाई कि अब इस बजट को क्यों खर्च किया जाए। उन्होंने भी मनरेगा का काम पिछले 6 महीने से वैसे ही बंद कर रखा है। दूसरा, जो हरियाणा के अंदर मेट थे, जो मनरेगा को योजना को गांव में चलाते हैं, अटेंडेंस लगाने का काम, डिमांड बनने का काम, उनके पिछले 2 साल से कोई पेमेंट नहीं आई है। उनकी भी संख्या लगभग 2-2.5 हज़ार ऐसे मेट हैं जिनको पिछले 2 साल से कोई नहीं मिला, और वो पूरे देश स्तर पे ही मेटों की पेमेंट नहीं हुई, क्योंकि मेटों की पेमेंट मटेरियल वाले जो हेड है उससे होती है। लेबर का वेज अलग आता है, मटेरियल वाले हिस्से में मेटों का वेज आता है, और वो अभी तक नहीं हुआ है पिछले 2 सालों से। इसको थोड़ा मैं ये और समझने की बात करता आपने जी, मतलब या तो मजदूर और किसान अपना संगठन बनाकर कारपोरेट के खिलाफ लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। अगर मतलब शासक वर्ग इसमें कामयाब हो गए फूट डाल कर, जाति और धर्म के नाम पर लड़ा कर, नहीं तो ये ऐसी स्थिति आ जाएगी, भूखमरी के दिन आएंगे भविष्य में। खासकर जो समृद्ध जगह माने जाते थे वहाँ पर भी जैसे भूखमरी, या जैसे मतलब रोटियां पर लोग काम करेंगे। एक प्रकार की भयानक गरीबी, बदहाली और भूखमरी का दौर, बेरोजगारी का ऐसा होगा, निवालों के लिए संकट होंगे। आप इस तरह से देखते हो इसको, या तो आप संगठित होकर लड़ेंगे लोग, या फिर मतलब एक प्रकार की भयानक हालात, आपको भयानक जो इसको एक प्रकार से गुलामी की, जैसे अंग्रेज का दौर में नहीं हुआ करते भाई, लोग मरा कर दे हालात थी। नहीं, हम लोग तो थोड़ा सा इसमें एक उम्मीद के साथ ही ये कहेंगे कि लोग लड़ेंगे, और पाश की जो कविता है कि हम लड़ेंगे साथी अपनी सज़ा को भूलने के लिए, कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता। हम लड़ेंगे उन लोगों के लिए, उन लोगों की याद को जिंदा रखने के लिए जो लड़ते हुए शहीद हो गए। तो अभी इसको थोड़ा यूं भी कह सकते हैं भाई, एक मजदूर को थोड़ा यूं भी होगा भाई, उसको जाति और रोटी में से जब एक चुनना होगा ना, तो भूखा व्यक्ति रोटी चुनेगा। जब रोटी का संकट होगा तो जाति के नाम पर जब आपको लगातार वो क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाएगा, या आपको अंदर एक हिंदुत्व की बात खड़ी करके, तो जब रोजी रोटी का सवाल आएगा तो लोग रोजी रोटी के को प्राथमिकता देंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मतलब इतनी अच्छी बातचीत रखी, बताया, तो आपका शुक्रिया सर। और हम सभी दर्शकों से भी बताएंगे कि हम इस मनरेगा के माध्यम से जो बातचीत शुरू की इसको और आगे तक ले जाएंगे, और ऐसी बहुत सी बातें आपको बताएंगे, मनरेगा कानून से जुड़ी कुछ स्टोरियां और पेश करेंगे। सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और सवाल पूछें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।